रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन कहानी का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आज मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जाकर एक बार उस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो उस डॉक्यूमेंट्री से आप लोगों को आज के समाज में एक तरीके से क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, इन सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। और ये कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है दोस्तों, जो एक तरीके से इस तरीके से रिश्तों का कत्ल करती है कि जो कोई भी सुन रहा था इस कहानी को वो हैरान था। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, जिन लोगों के पास में चैनल नहीं है तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टाइटल पे भी दे दूंगा @ कर। तो आप लोग उस चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि वहाँ पर जो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं वो अलग वे में आ रही हैं, अलग अंदाज में आ रही हैं। वहाँ पर कमेंट्स नहीं पढ़े जाते, सीधा कहानी शुरू होती है और सीधा कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिस अंदाज़ में मैं आप लोग को वहाँ पर कहानी सुना रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द उस चैनल पर भी अच्छे सब्सक्राइबर गेन करूँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर मैं आप लोग को जो क्राइम की कहानी सुनाता हूँ उसके ऑथेंटिक, जो यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बोलते भी हैं कि सर फेक स्टोरी है, तो वहाँ पर मैं ऐसी भी कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर कुछ विजुअल, कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे वहाँ पर दिखा सकूँ क्राइम वाली कहानी के। बहरहाल दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है दोस्तों कि जिसमें चाहत में, या फिर ये कहें एक थोड़े से सुख के चक्कर में, यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि एक बेगुनाह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो पता ये चला कि यहाँ पर दृश्यम मूवी देखकर इस पूरी घटना जो क्रम हुआ उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। लेकिन दोस्तों, जितनी ज़्यादा मेहनत के साथ में इन लोगों ने स्क्रिप्ट तैयार की थी, पुलिस ने उतनी ही आसानी तरीके से इन लोगों को खोज निकाला। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि क्राइम करने वाला भले ही महीनों या फिर सालों प्लानिंग करे, लेकिन पुलिस के पास में जब केस पहुंचता है और पुलिस अगर सही तरीके से उस केस में एक तरीके से इंटरेस्ट ले लेती है, तो उसके बाद में कातिल चाहे पाताल में छुप जाए या फिर कहीं और भाग जाए, दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर छुप जाए, कातिल पुलिस की गिरफ्त में आता ज़रूर है। कुछ कत्ल तो ऐसे होते हैं जो महज 6 से 7 घंटे के अंदर ही खुल जाते हैं। कुछ कत्ल ऐसे होते हैं जो तकरीबन 30 साल के बाद भी खुलते हैं, लेकिन खुलते ज़रूर हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा क्राइम से दूरी बना के रखना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्राइम की तरफ कभी देखना भी नहीं चाहिए। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात से। और इसी गुजरात के अंदर एक ज़िला लगता है पाटन ज़िला, और इसी पाटन ज़िले के अंतर्गत एक तहसील आती है सातलपुर तहसील, जो कि एक थाना भी है। और इसी तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है जखोत्रा गांव, और इसी जखोत्रा गांव के अंदर 20 मई को एक परिवार बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इस परिवार की एक लड़की जिसका नाम गीता अरिहर था, उसकी उम्र लगभग 22-24 साल के आसपास थी, वो लापता थी। परिवार परेशान था। परिवार धीरे धीरे उस लड़की को पूरे गांव के अंदर ढूंढता है, लेकिन वो जो लड़की थी गांव के अंदर कहीं नहीं मिलती है। मिलने वालों से जहां कहीं वो बैठने जा सकती थी, जहां कहीं अपने उसके दोस्त थे या फिर कोई ऐसा मिलने वाला जिसके पास में वो समय गुजार सके, सारी जगहों पर जाकर वो परिवार पता करता है, लेकिन उस लड़की का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। अच्छा, धीरे धीरे ये जो बात थी ये पूरे गाँव के अंदर फैल जाती है कि जो गीता अरिहर है वो अपने घर से गायब है और उसका कोई पता नहीं है। अब इसी बीच में इसी जखोत्रा गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने खेतों की तरफ जाते थे। तो सुबह सुबह उठकर 28 मई साल 2025 को कुछ लोग अपनी खेतों की साइड जा रहे थे। अब जब खेतों की साइड जा रहे थे तो वहाँ पर एक तालाब भी था, और उसी तालाब के पास में कुछ लोगों को ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे कोई संदिग्ध चीज़ पड़ी हुई है। अब वो जो लोग थे उस संदिग्ध चीज़ के पास जाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो सामने का दृश्य होता है वो उन लोगों को विचलित कर जाता है। दरअसल गांव से एक लड़की, एक महिला गुमशुदा है, शादीशुदा महिला थी, और यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है जो कि इंसानी डेड बॉडी है, अधजली डेड बॉडी है। लिहाजा अब जब पूरी जो खबर थी ये पूरे गाँव के अंदर फैल जाती है। गीता का जो परिवार था ये भी वहाँ पर पहुँचता है, तो वहाँ से मौके से एक पायल और एक घाघरा मिलता है। जो पायल और घाघरा किसी और का नहीं था बल्कि गीता का ही था। लिहाजा परिवार वाले मिनटों में या फिर सेकंडों में ही पहचान कर लेते हैं। वो कहते हैं कि डेड बॉडी किसी और की नहीं, गीता की ही है। अब परिवार वालों को, गांव वालों को शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि गीता ने यहाँ पर आकर अपने आप के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली है, यानी उसने सुसाइड कर लिया है। लिहाजा परिवार वाले जो थे
वो इस गीता के शव को लेकर घर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस शव को एक बहुत बारीकी के साथ में चेक किया जाता है तो परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये जो शव था ये गीता का नहीं था, ये किसी पुरुष का शव था। लिहाजा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पुलिस की छानबीन में आता है कि ये जो शव है ये किसी हरजी भाई देबा भाई सोलंकी के नाम का जो व्यक्ति था उसका शव है। पहचान हो जाती है, शव की शिनाख्त हो जाती है। लेकिन पुलिस को जब ये बताया जाता है कि डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी और हमको लगा कि शायद गीता अरिहर जो कल से गायब है वही ये अधजली अवस्था में है, अब उसकी ही पायल और उसकी ही चुनरी यहाँ पर मिलना, घाघरा मिलना, यानी इस पूरे केस के अंदर कहीं ना कहीं गीता इन्वॉल्व हो रही थी। गीता या तो खुद से भागी थी, लेकिन गीता भागी थी, कहीं गई थी, तो उसके पीछे आखिरकार इस मृत व्यक्ति का क्या लेना देना था। लेकिन इस मृत व्यक्ति के पास में इसके पाँव में उसकी पायल मिली और साथ के साथ वहीं पर घाघरा भी मिला। अब ये चीज़ें तो साफ थी कि जो डेथ हुई है, ये जो कत्ल हुआ है, इस कत्ल से कहीं ना कहीं गीता अरिहर का लेना देना ज़रूर है। अब पुलिस वालों को ये शक हो जाता है गीता अरिहर जो है वो कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि वो खुद से ही कहीं लापता हो गई है और शायद इस कत्ल के अंदर गीता का भी बड़ा हाथ हो सकता है। अब लिहाजा जो पुलिस थी इस पूरे मामले में छानबीन करने के लिए सबसे पहले गांव के अंदर ये पूछताछ करती है कि गीता का किससे ज़्यादा मिलना या फिर किससे ज़्यादा उठना बैठना था। लिहाजा जैसे ही पुलिस गांव में जब सख्ती से छानबीन करती है तो पता ये चलता है कि गीता का किसी व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध था। अब ये जो व्यक्ति था इसके साथ में अवैध संबंध, उस व्यक्ति का नाम भरत है। लिहाजा उस भरत के घर पे पहुंचा जाता है तो पता ये चलता है कि भरत भी घर पे नहीं है। अब पुलिस वालों का जो शक था वो शक यकीन में बदल जाता है, यानी भरत और गीता दोनों एक साथ कहीं गायब हुए थे। लिहाजा पुलिस वाले जो थे इनकी लास्ट लोकेशन और जहाँ पर ये लोग जा सकते थे सबसे पहले पुलिस की टीम वहीं पर छापा मारती है। दोस्तों अमूमन जब कोई भागता है तो या तो वो बस स्टैंड जाता है या फिर वो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर शहर जाने के लिए टैक्सी या फिर गाड़ियाँ हों, या फिर वो व्यक्ति सीधा रेलवे स्टेशन पहुँचता है। लिहाजा पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर छापा मारती हैं। अब जैसे ही पुलिस की एक टीम पालनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो वहाँ पर ये जो भरत और जो गीता थे ये दोनों पुलिस को दिखाई पड़ जाते हैं। लिहाजा पुलिस वाले भरत और गीता इन दोनों को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आ जाते हैं। एंड पुलिस थाने लाने के बाद में भरत और गीता अरिहर इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में भरत और गीता पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो पुलिस को इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस जानती थी और पुलिस के पास में सारे ही प्रूफ थे। दरअसल एक डेड बॉडी मिली थी। वो डेड बॉडी जो थी वो हरजी भाई देबा भाई सोलंकी की थी, जो कि रहने वाले इसी तहसील के बौबा गाँव के थे। अब इस तरीके से बौबा गांव के एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलना, उनके ही गांव में तालाब के पास मिलना और उसी डेड बॉडी के पास से गीता की पायल और गीता का घाघरा मिलना, ये कहीं ना कहीं कोई संजोग नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। लिहाजा पुलिस वाले जब ये सारे ही प्रूफ भरत और गीता के सामने रखते हैं तो जो भरत और गीता थी इन दोनों को भी लगने लगता है कि अब पुलिस के सामने बहाने बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ये दोनों पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाई जाती है दोस्तों वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल जो गीता थी ये गीता शादीशुदा थी, लेकिन पिछले 4 महीने पहले इसकी मुलाकात भरत से होती है। जब भरत से मुलाकात गीता की होती है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में पहले तो नॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जो नॉर्मल बातचीत थी ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। और दोस्तों कहा जाता है कि पुरुष और महिला के बीच में कोई दोस्ती जैसा रिश्ता होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों पुरुष और महिला के बीच में जो दोस्ती होती है वो कहीं ना कहीं एक लालच में ज़रूर होती है। या तो पुरुष के दिल में मैल होगा या फिर एक तरीके से महिला के दिल में मैल होगा, और यही कुछ इन दोनों के बीच में भी होता है। थोड़े दिनों तक तो ये लोग दोस्ती के तौर पे बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद में भरत और गीता इन दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत तो कहना इसको गलत होगा, क्योंकि जो गीता थी वो शादीशुदा थी, इसको अवैध संबंध ही बोला जाएगा। अब गीता जो थी वो अवैध संबंधों में आ जाती है भरत के साथ में। उसके बाद में रात भर इससे बातचीत होती, कभी मिलना मिलाना भी होता। लेकिन कहीं ना कहीं गीता के मन में ये डर रहता कि वो शादीशुदा है, और ऐसे में अगर उसके पति को पता चलेगा तो समाज में बदनामी तो होगी ही होगी, लेकिन एक तरीके से हम दोनों जो मिलते हैं हम दोनों भी एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो सकते हैं। लिहाजा गीता जो थी भरत से कहती है कि कुछ ऐसा करो कि हम दोनों एक भी हो जाएं और किसी को कुछ आपत्ति भी ना हो। यानी अब भरत कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरी हो जाओ और किसी को कोई आपत्ति ना हो, जबकि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। तो गीता कहती है कि कोई ऐसा रास्ता निकालो कि जिससे रस्सी भी जल जाए और उसकी ऐंठ भी ना जाए। यानी एक तरीके से ऐसा रास्ता होना चाहिए जो बीच का रास्ता हो, किसी को कानो कान खबर भी ना लगे और हम दोनों एक हो जाएं।
अब भरत उसके लिए प्लानिंग करता है। भरत दिन रात सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कत्ल की स्क्रिप्ट देखता है। तो आखिरकार भरत जो था वो दृश्यम मूवी देखता है। अब जब भरत दृश्यम मूवी देखता है तो उसे आइडिया आता है। अब आइडिया जब आता है तो वो ये आइडिया गीता को बताता है। अच्छा, गीता को भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दरअसल भरत जो था वो गीता को बताता है कि हमें एक ऐसे शख्स का कत्ल करना होगा जिस शख्स का हमारे दोनों से कोई लेना देना नहीं है, और वो शख्स ऐसा हो जिसका हम आसानी से कत्ल कर सके, और उसके बाद में हम लोग उस शख्स की डेड बॉडी को पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे, और हम उस शख्स को तुम्हारे कपड़े पहना देंगे, तुम्हारा घाघरा पहना देंगे, तुम्हारी पायल पहना देंगे, और उसके बाद में लोगों को ये लगेगा कि गीता ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। उसके बाद लोग तुम्हारा पीछा ही नहीं करेंगे, लोग तुम्हें मरा समझकर तुम्हें भूल जाएंगे, और उसके बाद में भरत और गीता कहीं दूर भागकर एक दूसरे से शादी कर लेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। अच्छा, गीता को ये चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाता है। उसके बाद में जो भरत था अब इसी तहसील के कई गाँव में हो जाता है। पहले वो बरारा गांव पहुंचता है, वहाँ पर छानबीन करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसे मिल जाए जिसे वो आसानी से कत्ल कर सके, लेकिन बरारा में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। उसके बाद में वो दांतराड़ा पहुंचता है, जो दूसरा गांव है। दांतराड़ा में भी बहुत बारीकी से छानबीन करता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। उसके बाद में वो सांतलपुर पहुँचता है, सांतलपुर में भी देखता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। उसके बाद में वो मधुत्रा गाँव पहुँचता है, लेकिन मधुत्रा गाँव में भी उसे कोई नहीं मिलता है। आखिरकार वो तहसील के बोबा गाँव पहुँचता है, और वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम होता है हरजी भाई देबा भाई सोलंकी, जो कि बहुत ज़्यादा खानाबदोश ज़िंदगी जिया करते थे, बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। लिफ्ट के बहाने ये जो भरत था ये उसको लिफ्ट देता है, अपनी बाइक पर बिठालता है और खेतों की तरफ लेके जाता है। खेतों की तरफ लेके जाने के बाद में बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसकी हत्या करता है, एंड हत्या करने के बाद में किसी तरीके से उसके शव को ये लोग गांव के पास तालाब में लेके पहुंचते हैं। भरत ने गीता से पहले ही कह दिया था कि 3 लीटर पेट्रोल मैं लेके आऊँगा और 1-1.5 लीटर पेट्रोल का इंतज़ाम तुम करके ले आना। अच्छा, जो गीता थी ये 28 मई साल 2025 को पेट्रोल लेके पहुँच जाती है, और उसके बाद में जो भरत था वो पेट्रोल लाना भूल गया था। अब गीता इस पे कहती है कि तुम पेट्रोल क्यों नहीं लाए, तो भरत कहता है कि दरअसल मैं इस व्यक्ति की खोजबीन में था, तो ऐसे में पेट्रोल लाना ही भूल गया। अच्छा, अब ये दोनों में इस बात को लेकर तीखी बहस भी होती है, लेकिन भरत कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम 1 लीटर पेट्रोल लाई हो ना। तो गीता कहती है कि हाँ, मैं 1 लीटर पेट्रोल लेके आई हूँ। उसके बाद में उसी 1 लीटर पेट्रोल से ये इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो गीता अपने साथ में एक घाघरा और कुछ कपड़े लेकर गई थी, साथ के साथ वो अपनी पायल भी ले गई थी। पहले तो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को, जिसकी उम्र तकरीबन 54-55 साल के आसपास थी, उसको वो पायल पहनाई जाती है। उसके बाद में उसे वो घाघरा, ये सारी चीज़ें पहनाई जाती है, और उसके बाद में वो 1 लीटर पेट्रोल उसकी डेड बॉडी पर डालकर वहाँ पर आग लगा दी जाती है। अब दोस्तों, जो डेड बॉडी थी उस 1 लीटर पेट्रोल में जल नहीं पाई, डेड बॉडी अधजली थी। इधर घर वालों को जब ये पता चला कि गीता घर पे है नहीं, धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर ये बात हो जाती है। उसके बाद में कुछ लोग उस तालाब के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पर एक शव पड़ा हुआ होता है। शव की शिनाख्त होती है, तो घर वाले कहते हैं कि ये जो शव है ये गीता का है। लेकिन दोस्तों, जब बहुत बारीकी से चेक किया जाता है तो पता चलता है ये तो किसी पुरुष का शव है। उसके बाद में पोस्टमार्टम कराया जाता है, उस डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए आसपास में छानबीन की जाती है, तो पता ये चलता है कि ये शव जो है हरजी भाई देबा भाई सोलंकी का है। लिहाजा पुलिस को ये शक हो जाता है कि जो गीता है ये इस पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर वहाँ से गीता की पायल और गीता के कपड़े मिले हैं तो ज़रूर से ज़रूर गीता इस केस के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद में पुलिस छानबीन करती है और पता ये चलता है कि भरत के साथ में उसके पिछले 4 महीनों से अनैतिक संबंध हैं, और उसके बाद में इनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा केस था जिसमें मूवी की स्क्रिप्ट देख कर इन लोगों ने कत्ल की साजिश तो कर ली, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि पुलिस जब छानबीन करती है तो अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट, बड़े से बड़ा प्लान धरा का धरा रह जाता है। कातिल चाहे पाताल में भी छुप जाए, अगर पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन करती है तो कातिल किसी भी हाल में पुलिस से बच नहीं सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक लड़की जो शादीशुदा है, उसके बाद में उसने अपने प्रेमी की चाहत में थोड़े से सुख के लिए एक ऐसे व्यक्ति का कत्ल कर दिया जिसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं था। वो बेकसूर था, मासूम था, उसे भी पता भी नहीं था कि आखिरकार उसे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, और इन लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसका कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे, इसमें दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं आज दोनों कहानी सुनाई है, उन दोनों कहानी बहुत ही बड़ी शिक्षा है। अगर कोई समझे तो पता नहीं हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह के क्राइम हमारे समाज में हो रहे हैं,
मैं इससे मोबाइल का बड़ा योगदान मानता हूँ। बेड़ा गर्क कर दिया है इस मोबाइल ने तो समाज का। इससे तो बिना मोबाइल फ़ोन के ही लोग खुश थे। कम से कम इस तरह की घटना तो नहीं होती थी। आज की युवा पीढ़ी तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। तो मेरे भाई जिनका नाम है दिनेश कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल की ही वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बल्कि बात यह है कि सोशल मीडिया का जो दौर है, ये दौर आप लोगों को बताता है कि कहाँ कुछ हो गया। बल्कि पहले के दौर में ये सारी चीज़ें होती थी तो पता नहीं चलती थी, और आज के दौर में जब ये चीज़ें होती हैं तो जो कातिल होता है वो बच नहीं पाता। पहले के दौर में लोग कत्ल करके भी बच जाया करते थे। तो दोस्तों उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुरेश शर्मा है, लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का तरीका लाजवाब है मलिक भाई। तो सुरेश शर्मा जी भाई मेरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है जावेद अंसारी का है, लिखते हैं आपकी आवाज़ अच्छी है, ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए मलिक भाई, सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी सर टुडे थैंक्स। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपका चैनल जल्द से जल्द तरक्की करे मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अब्दुल मुस्ताक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका स्टोरी बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो अब्दुल मुस्ताक जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये कमेंट्स है दिनेश कुमार जी का, लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है भाई। दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। एक खान है, लिखते हैं बहुत ही दर्द भरी कहानी है भाई। तो एक खान जी शुक्रिया। दिनेश कुमार है, लिखते हैं बहुत बढ़िया है भाई, समय भी बहुत ख़राब चल रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, बहुत तकलीफ़ हुई, कहानी दर्द भरी थी। हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप, बिग फ़ैन भाईजान, लव फ्रॉम यू, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। धीरज सिंह हैं, लिखते हैं राम राम मलिक भाई, और आप हमेशा खुश रहें। तो धीरज जी राम राम भैया, आप कैसे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके से दुआएं देते हैं। मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं भाई जी आज की कहानी पहली वाली बहुत दर्दनाक और दुखद थी, औरत और बच्चों के लिए लफ्ज़ नहीं हैं, कितने लापरवाह हैं। मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया कि आपने बेशकीमती कमेंट्स किया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं लाइक योर स्टोरी भाई। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई, ख़राब टाइम है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है डेंजर बाऊ करके, लिखते हैं भाई प्राखर ट्रू क्राइम कहाँ गए हैं और वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो भाई प्राखर ट्रू क्राइम से मेरी बात हुई थी, वो थोड़ा सा बिजी हैं और इस वजह से वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मैंने बात की थी प्राखर ट्रू क्राइम से, एक इंटरव्यू और एक मैं उनका ले लेता हूं आखिरकार क्या कुछ हुआ था, और उसके बाद मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगा ताकि उनके जो व्यूवर्स हैं और मेरे जो व्यूवर्स हैं जो उन्हें भी सुनते हैं उनको पता चल सके। हसीबुल अंसारी लिखते हैं भाई आप कैसे हो, अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो हसीबुल अंसारी जी शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं वेस्ट बंगाल से कहानी सुनते हैं। नसीर अहमद जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, भाई वालेकुम सलाम। फिरोज़ खान हार्ट बनाते हैं, मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं। दिनेश कुमार जी की वाइफ भी मेरी कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं भाई जी नशा अपराध की वजह बनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिददार जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मलिक सर, कल मैंने किसी दूसरे चैनल पर सागर वाली कहानी सुनी थी, मगर सागर की भाभी और सागर के दोस्त के साथ भाग जाने तक थी और सागर शर्मिंदा हुआ था और अपने ने बताया कि सागर ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा का यही नतीजा होता है। तो श्रेन शर्मा जी जिसने कहानी सुनाई होगी उसने अधूरी सुनाई होगी, लेकिन मैंने जो सुनाई थी प्रॉपर डिटेल के साथ ही सुनाई थी। उसके बाद में एक खान है, लिखते हैं लोगों की सोच को क्या हो गया है भाईजान, इंसान कितना गिर चुका है। एक खान जी शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं जो गलत करते हैं उनके साथ दुनिया में ही गलत हो जाता है। नसीर अहमद जी आपने कमेंट्स किया, शुक्रिया। हसीबुल अंसारी लिखते हैं मेरे 3 बच्चों का बर्थडे है, बेटी साहिबा अंजुम अंसारी, बेटा अरमान अंसारी, फैज़ान अंसारी, यही महीने में 5/2025 को। तो हसीबुल अंसारी जी जो आपके बच्चे हैं अंजुम अंसारी, बेटा अरमान अंसारी, फैज़ान अंसारी, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से, मेरे तमाम व्यूवर्स की तरफ से। दिनेश कुमार जी का प्यारा सा कमेंट्स आया है, तो दिनेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, वंदे मातरम।